मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूँ रोज़ मेरा पति ननंद और सास से छुपाकर मेरे लिए रबड़ी मिठाई ज़रूर ले जाता था। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को पति मुझे मिठाई खिलाता और कहता, "यह मिठाई बहुत महँगी है और सिर्फ़ तुम्हारे लिए लाता हूँ।" पति की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा हो जाती, मगर वह मिठाई जब भी मैं वीरवार को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती। और सुबह होती तो अजीब-सी हालत में हो जाती हूँ। मैंने एक दिन वीरवार को मिठाई खाने का ड्रामा किया और वो नाटक करके जो ही कर लेती। नमस्कार, मेरी शादी को चंद महीने पहले ही मेरे पति मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मेरी कोई बात नहीं सुनते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। मुझे अजीब-सी बेचैनी होने लगी। पर उसके साथ ही मेरे पति का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा कभी-कभी बनता है। मैंने यह बात कही ही थी कि अगले ही दिन मेरा पति रात में वक़्त थकी-हारी कमरे में आई, तो मेरे पति ने मेरे सामने एक बैग रख दिया और मेरे से पूछने पर बताया, "तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ।" अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे और अचानक से रबड़ी मिठाई क्यों लाई हैं? मैं हैरान परेशान हो गई। अचानक कैसे ही इतना बदल गए और मैं भी अपनी मम्मी और बहन से छुपकर उनकी मर्ज़ी के बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलता और मेरे पति उनकी मर्ज़ी के बिना साँस भी ना लेते। वह कैसे मेरे लिए छुपकर मिठाई ले आए। मुझे बात कुछ हज़म नहीं हुई, पर मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी। मुझे एहसास नहीं हुआ कब गहरी नींद की मैं दीवानी हो गई। सुबह-सुबह मेरी आँख खुली, मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब-सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे अभी गिर जाऊँगी। पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में गई, मुझे सास ने घूरा। ऐसे मुझे देखा न जाने क्या करके आई हूँ। इतनी देर क्यों उठकर आई हो? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। देर से क्यों उठी? मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है। पर जैसे उन्हें वह बात सुनने लग गई, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति रमेश के बारे में पूछा। वह चले गए क्या? और क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता? मेरी महारानी कब उठेगी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी और जैसे ही मैं उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रही हूँ। एक बार तो वह मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी तबीयत मामूली से हटकर लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था रमेश मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अगर मेरा सारा दिन परेशानी में गुज़र गया। रात को मैं किचन के सारे काम खत्म करके मेरी सास मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब सवाल करने लगी। मैंने पढ़ाई कहाँ से की है? मैं किधर-किधर जाती थी? मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है? पहली दफ़ा मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दिल में कुछ काला लगा। वह मुझे बिना वजह यह सब क्यों पूछ रही थी? मैं उनकी बातों का जवाब देकर अपने कमरे में आ गई। रमेश ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई कि वह मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वह मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोने लगी। और ऐसे क्यों मुझे देखते हो? मैंने पूछा। क्या हुआ है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे उनकी निगाहों से अजीब लगा। वे पहले ऐसे कभी नहीं देखते थे, जैसे वह मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानी हुई।
अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब लगता। अब वह बदलने लगे थे। रमेश का यह बदलाव मुझे अजीब लगने लगा। न जाने वे मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद के मारे आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होते ही आंखों से मैंने देखा कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई। गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को खुली। मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठने से घबराहट होने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी ननंद को काफी बार आवाज दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही थी। खुद को संभालते हुए जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननंद और सास बैठी हुई थी और उन तक मेरी आवाज आसानी से जा सकती थी। न जाने वह मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। क्या हुआ? आप क्या बात कर रहे थे? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया था। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर वह मेरे साथ क्या कर रहे थे? माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। मैं वहां से किचन में गई। मेरी सास और ननद वहां से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी उसी वक्त गुस्सा आने लगा। वह मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम न किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही और नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ? पर मुझे इसलिए शक होने लगा, यह भी हो रहा है उन सब के पीछे मेरी ननद और सास का हाथ है। आखिर वह चाहती क्या है? रोजाना की आदत बन गई है। मेरा पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता है। मुझे उसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतजार रहता। मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वह खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। एक बार मैंने नोट की, जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की है, तब से मेरी रात के वक्त भूलकर भी आंख नहीं खुलती थी। अब मुझे यह बात परेशान करने लगी। रात को मैं आंगन में उठकर टहलने लगी। रमेश आ जाता है। अपनी माँ के कमरे में चला गया। मुझे देखा भी नहीं। शायद उसे यह लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। जब अपनी माँ के कमरे में गया, थोड़ी देर बाद मेरी ननद भी उधर पहुंच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज आई। ना जाने वह अपनी माँ से क्या बोल रहा था। दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे आवाज नहीं आ रही थी, पर मैंने पहली दफा उन्हें अपनी माँ और बहन पर चिल्लाते हुए सुना। उठकर जब अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रमेश भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह ऑफिस से आए हूँ। हमेशा की तरह आज लेट आए ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज्यादा था। वहां पर खाना खा लिया था। उन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह न समझ सकी। आज फिर वह मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना कर दिया। वह मुझसे जबरदस्ती करने लगे। उनकी जबरदस्ती के मारे मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई, बाकी वहीं पर रख दी। फिर उन्होंने मुझे ज्यादा खाने को नहीं बोला। खाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में बेचैनी हुई, जैसे किसी ने पहली दफा मुझे नींद में कुछ महसूस हुआ। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। लाइट ऑन करके देखा, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। वो सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए थे रमेश। मैंने उन्हें आवाज दी, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं लाइट ऑफ करके लेट गई और सो गई। नींद में कोई बातें कर रहा था, मुझे ऐसा सुन रहा था। मेरे पास मुझे आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी।
मुझे बातें भी समझ नहीं आ रही थी, इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है। सुबह मेरी आंखें जल्दी खुल गई। रमेश किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जागता देखकर उन्होंने फौरन कॉल काट दिया। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किससे बातें कर रहे थे? हमारे कमरे में कोई और भी था? मेरी बात सुनकर एकदम से घबरा गए और एकदम से उनका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। कोई तो नहीं था। वह घबराए हुए जैसे चोर की चोरी पकड़ी गई। वह क्यों घबरा गए थे? आप परेशान ना होइए, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा होगा। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ यही होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कह दिया। वे कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास अजीब व्यवहार करती थी। अब अपनी सास का रवैया सही मेरी सास थी, जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब भी मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर भी जमीन पर नहीं टिकने दिए थे। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आया, मेरे माँ बाप इनकार कर देते और ना जाने मेरा बाप और माँ ऐसा क्यों कर रही थी कि रिश्ते वाले खुद ही चक्कर काटकर इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई। वह पहली ऐसी औरत थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा। माँ बाप ने दे भी दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया था और मेरे माँ बाप भी उदास होने की बजाय खुश हो गए थे। मुझे कभी यह बात समझ में नहीं आई, मेरे माँ बाप के रिश्ते से इनकार करते ही वो खुश क्यों हो गए और वह क्यों मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को बहू बनाना है। आपकी बेटी घर बर्बाद नहीं होगा। आज तक अपनी सास की वो बातें याद आती हैं, पर यह मैं नहीं जान पाई कि वह बातें, क्योंकि उन्होंने शादी के कुछ दिन तक वो अच्छी रही और अब उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं अपने पति पर भी कोई शक नहीं करना चाहती थी। वो मुझे इतनी मोहब्बत करते थे कि कभी कभी उनके मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। मेरा इतना ख्याल रखते, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ा कर लेते और मैं उन पर शक करती हूँ। मैं अपने आंगन में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरे पास मेरी सास आई और गुस्से में बहुत तेज हो गई। मेरे बेटे को बर्बाद करना चाहती हो या नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं जानती हूँ जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो। यह तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। और ना जाने मेरे साथ क्या क्या बोल रही थी। अभी वह मुझे कुछ बताने वाली थी, उसी वक्त रमेश आ गए। उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे रोका वह कोई बड़ा राज बता देती। मैं भी उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरा पति पीछे पीछे आ गए। रमेश बिल्कुल चुप थे। मैं भी चुप थी। मैं कुछ नहीं जानती थी, इस वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मैं अपनी सास की कोई बात समझ नहीं पाई। वह कौन से ड्रामे की बात कर रही थी? कौन सा ड्रामा कर रही हो मेरे साथ? जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेते हैं। कभी मेरे कमरे से कोई चीज उठाकर लाते, कभी कोई। मैंने उनसे सवाल नहीं किया। मैंने रमेश से उनकी जल्दी आने की वजह पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए। मैं उनका इंतजार में सो गई। अगर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेती, मैं आने ही वाला था। और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़ी खुशी खुशी खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो आज भी खाती हूँ, यह कहकर आज भी जी भर के खाने लगी। पर जैसे जैसे खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की आई है।
और उस वक्त मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं आंखें खोलूं। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि दुनिया जहां चलेगा ना उस वक्त सोने के लिए बेताब थी कि मुझे सुकून सा मिल गया है। मुझे कोई दर्द नहीं था कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ सोने से मतलब था। मैं सुकून की नींद सो गई, सोचे बिना वह लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वह भी इतनी रात के वक्त, यहाँ तक कि मेरा पति भी कमरे में था। सब सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी, आखिर वह लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। शायद सब कुछ इसी वजह से हो रहा था। जब से मैंने वह खानी शुरू की थी, सारे ही व्यक्तियों का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रमेश मेरे लिए मिठाई लाए तो सोचा मैं मना कर दूं, पर ना चाहकर भी मैं उन्हें मना न कर पाई। प्यार से वह मुझे दे रहे थे, मैंने पकड़ लिया। वे बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद आए तो मैं सिर रखकर सोने का ड्रामा कर रही थी। पहले रमेश न जाने किससे क्या बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने के अंदाज में लेटी हुई थी और मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई मेरे कमरे में आया। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। रमेश से उसकी बातें सुनकर मुझे यूं लगा कि सीने में मेरे सर पर बम फोड़ दिया है। हर परेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए रमेश से नफरत हुई। वह शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अचानक वह दूसरा आदमी मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उस दिन की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई। जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वह क्या था। मेरा दिल चीखने को कर रहा था। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त करती रही। सुबह मैं उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था कि मुझे रमेश कुछ छुपा रहे हैं। रमेश ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही है। रमेश भी मुझसे कुछ छुपा रहे थे। वह सब न जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे न जाने कितने वर्ष के लिए घेर लिया था। मुझे नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त ज्यादा तकलीफ में थी। पूरा दिन मैंने अपने कमरे से बाहर न निकला। रात का वक्त जब रमेश घर आए, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उनका रवैया भी मेरे साथ कुछ अजीब था। मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने बुलाया। अचानक मेरी नजर बाजू पर गई जहां पर पट्टी बंधी थी। आज आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाई? मैंने कोशिश की पूछो, पर क्या हुआ, मिठाई क्यों नहीं लाए? मुझे कल रात की बात याद आई। मेरा दिल किया पूछ लूं वह क्या चाहते हैं। फिर मर्तबा कोशिश की और फिर चुप हो गई। अगर मैं गलत हूं तो कल रात को जो मैंने देखा वह सब कुछ सोचने लगी। अचानक क्यों बदल गए? कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा जो मुझे बता नहीं सकते। अगर कल रात में उन सबको कुछ भी सोचने लगी, रमेश यो इतना क्यों बदल गए? कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता सकते थे। अगर कल रात में सब कुछ देख लेती तो ना जाने मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफी दिन हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। मुझे लगता मेरा सर फट जाएगा जब मैं सारा सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी धड़कता। रमेश अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन रमेश कमरे में ना आता मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगती। जैसे
वह लोग मुझ पर कोई जादू कर रहे हो। आज भी वह काफी रात मेरे कमरे में आई। रमेश, क्या चाहते हो आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब भी नहीं देते। हाल पूछा। मेरा सारा दिन कितनी तबीयत खराब रहती है, मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह दिया। वह मुझे अजीब नजरों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वह मुझे बिना जवाब दे वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा लंच करने चले। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नजर अचानक सामने टेबल पर गई और वहां का नजारा देखकर मेरी आंख वहीं पत्थर हो गई। वहां से फौरन निकल आए। मेरा दिल रमेश को गोली मार दूं ऐसा कर रहा था। उसी सच्चाई, अगर नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात आई वह कमरे में लड़की, मुझे यकीन हो गया कि घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे काम का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू गिर रहे थे। रमेश मुझे धोखा दे रहे थे। वह मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को रमेश मेरे लिए मिठाई में कुछ मिलाकर लाते, पर कमरे में आते ही बैठ गए रमेश और मुझे देखकर पूछने लगे, यह सब क्या हुआ है? तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? बताइए अपनी सच्चाई, क्या चाहिए मुझसे? मुझे अपनी जिंदगी में क्यों शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा। वह मुझे नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। रमेश ने मुझे उठाया। उस मिठाई में आप मिलाकर मुझे क्या खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाते हैं? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब मैं इतनी आसानी से बताएंगे? वह मैं एक बार में पूछूंगी। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाती थी? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। बड़े आराम से बोले। मैंने रमेश की सच्चाई पूरी तरह जान चुकी हूँ। अब मुझे उल्टी सीधी कहानी नहीं सुनाइए। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वह भी एकदम से गुस्से में आ गई। मेरी सच्चाई, मेरे बारे में और भी तुम जानती ही नहीं हो। मुझे मुझ पर हंसते हुए बोले, तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? अपने बारे में? अच्छा चलो, यह मान लिया तुमने मेरे बारे में क्या जानती हो। अपने बारे में पहले बताओ, क्या जानती हो? वह मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं है, या फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज नहीं जानती। वह आदमी जो उस रात मेरे कमरे में आया था, वह कौन था? और वह लड़की जिसे आप बुलाते थे मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर, बताइए वह और आप उस होटल में क्या कर रहे थे? उसके बारे में भी बताइए ना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हुए, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में यह जानती हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वह कहते थे तुम जल्दी ही पागल हो जाओगी और जो भी शादी करेगा वह जल्दी तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोली खिलाने की, एक रात थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था? मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई न खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर मैं तुम्हारा ही इलाज करवा रहा था। तुम्हारी और वो लड़की इलाज करने आती थी। और उस रात मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। वह डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मैं मानता हूँ कि
वह लड़की रात के वक्त हमारे घर आती है, मगर कहती हो तो बात करवा देता हूँ कि वह यहाँ क्या करके जाती थी। वह वही लड़की थी जो आज होटल में भी मेरे साथ थी। वह मुझे उम्मीद दिला रही थी हाथ पर हाथ रखकर कि तुम्हारी बीवी को कुछ भी नहीं होगा। और जो यह हीरो जानना है कि अपनी माँ से झगड़ा क्यों होता था। यही कारण था कि मैं रोज अपनी माँ से लड़ता था। मेरी माँ कहती थी कि तलाक दे दो उस बीमार को, क्यों साथ रखा हुआ है। पहले तो उन्हें तुमसे नफरत करती थी, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वही देखती है। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुम्हें। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी करोगी वह छोड़ देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था हम ध्यान रखेंगे। और यह जादू वाली बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाली थी। मुझे कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। रमेश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। रमेश की बातें सुनकर मुझे एहसास न हुआ। अब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जमीन फटी और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कितना गलत समझ रही थी और वह मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और उसके बावजूद उस आदमी ने मुझे अपने साथ रख कर कभी मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं परेशान न हो जाऊं। और मेरा इलाज करवा रहे थे और मैं इसे इतने समय से कितना गलत समझ रही थी। मैंने उसी वक्त रोते रोते हुए वादा किया कि मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वह भी मुस्कुरा दिए। जानता था वह आप तुम्हें कभी ऐसा नहीं करोगे और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। रमेश ने मुझे दिलासा दिया। रमेश जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, जो एक बीमार पत्नी के लिए अपनी माँ से भी लड़ाई कर सकता था। रमेश मेरे लिए भगवान से कम नहीं था। मैंने अपनी गलतियों की माफी मांगी और रमेश से वादा किया कि आइंदा मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगी।